और बड़ी खबर आ रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के चुनाव प्रभारी होंगे धर्मेंद्र प्रधान, जबकि सह प्रभारी होंगे अनुराग ठाकुर और विवेक गुप्ता। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव प्रभारी होंगे, उनके साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा सह प्रभारी होंगे। गोवा में देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई। मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। तो ये तमाम प्रभारी जो है नियुक्त किए गए। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपने 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, उसके लिए अभी से अपने चुनाव प्रभारियों की जो है लिस्ट जारी की है। सबसे बड़ी बात यह है, धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां के प्रभारी होंगे। उनके साथ सह प्रभारी की भूमिका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, अर्जुन राम मेघवाल होंगे, सरोज पांडे जो बीजेपी की महासचिव थी पूर्व में वो होंगी, विवेक ठाकुर होंगे, राज्यसभा के सांसद हैं, और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड के भी प्रभारी जो है वो बनाए गए। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके साथ जो है जिम्मेदारी दी गई है। लॉकेट चटर्जी जो बंगाल से आती हैं, और साथ में जो है आरपी सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको बनाया गया है। इसी तरीके से अगर पंजाब में देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, मीनाक्षी लेखी और हरदीप सिंह पुरी जो केंद्र सरकार में मंत्री, और विनोद चावड़ा जो है गुजरात से सांसद हैं लोकसभा के, लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। उनको भी जो है सह प्रभारी की भूमिका में पंजाब में रखा गया है। मणिपुर में जो है बड़ी भूमिका भूपेंद्र यादव को दी गई है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव थे लंबे समय से, कई चुनावों में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। बिहार चुनाव में उन्होंने अभी वो प्रभारी के तौर पर थे, गुजरात के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ जो है भूपेंद्र यादव को अब मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, अशोक सिंघल जो असम से मंत्री हैं असम सरकार में वो, और उनके साथ सोमिला भौमिक जो अभी वर्तमान में जब केंद्र सरकार के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें उनको मंत्री बनाया गया था, और वो त्रिपुरा से सांसद थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 5 राज्यों के लेकर जो है बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और इन सबको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्षेत्रीय जो है प्रभारी, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। सत्या कुमार को जो है वो अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो तमाम नाम आप गिना रहे हैं, इन सबकी उम्मीद की जा रही थी या कोई नाम चौंकाने वाला भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की कमान किसको दी जाएगी, कौन उसके प्रभारी होंगे, क्योंकि आप याद कीजिए अमित शाह 2014 के चुनाव से पहले उनको प्रभारी बनाया गया था। 2017 के चुनाव में उन्होंने खुद से इस पूरे चुनाव को देखा था। उसके बाद 2019 के चुनाव में जेपी नड्डा को ये भूमिका दी गई थी, और अब धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये सबको था कि किसको वहां का प्रभार दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी को दिया गया। प्रहलाद जोशी को इससे पहले जो है आप देखिए कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए उनको प्रभारी बनाया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर तो पहले से इतनी जिम्मेदारी है, यूपी इतना बड़ा चुनाव है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान अगर देखें तो उन्होंने पार्टी के अंदर संगठन के तौर पर बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। वो लंबे समय तक मंत्री बनने से पहले जो है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी के अंदर। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक के वो प्रभारी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2010 और 15 के विधानसभा चुनाव में बिहार चुनाव के प्रभारी रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनके पास एक पुराना अनुभव है चुनाव प्रभारी का भी, और राज्य के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने कई राज्यों में काम किया है। जी, तो ये एक अच्छी चीज कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है और वो उस एक्सपीरियंस का पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों की लड़ाई करनाल में गर्मा गई है। लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने करनाल सचिवालय की घेराबंदी कर दी है। कल रात भर किसान नेता डटे रहे। सचिवालय के गेट के बाहर ही सभी ने रातें बिताई हैं। धरने पर राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत तमाम नेता मौजूद हैं। कामकाज को मैं नहीं कर रहे हैं। आपने सारे अधिकारियों को अंदर जाने के लिए कहा है? नहीं, सब जाओ अपना काम करो। काम को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो होना चाहिए भाई, पब्लिक का काम है, काम इनको करना चाहिए। ये काम अपने आप नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे अपने आप और कहेंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए, वहाँ किसान बैठे थे।
आपकी तरफ से इस बार संदेश है कि बिल्कुल काम करे, लंगर भी यही चक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लंगर चक है, घर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो छुट्टे लंच के टाइम में घर भागते थे, इनको कहाँ जाने की जरूरत है, ज्यादा काम करे बैठ के, सफाई देने की कोशिश करे। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, चाहे वो पकड़ा जाओ, उसे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। प्रशासन का काम है उसे साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होने की नहीं। 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर किसान कल रात से ही करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे। खट्टर तो कितना कर ले, ये किसान नहीं उठने वाला ना मानने वाला है। खट्टर है तो फिर आकर तू कर मारे बीच में आकर, मतलब सवाल जवाब तेरे जवाब हम देंगे। बैरिकेडिंग तोड़ते प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारियों पर पानी के फव्वारे छोड़ते पुलिसकर्मी, धरने पर बैठे किसान। करनाल एक बार फिर किसान आंदोलन की रणभूमि बन गई। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज कराने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान कल मिनी सचिवालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगाकर पूरे प्रदर्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन आप देख सकते हैं सभी किसान भाइयों का अनुरोध है शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी भाइयों से अनुरोध है कृपया करके शांति को बनाए रखें, बैठे प्लीज। करनाल पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से हटने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। कुछ युवा बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। सचिवालय की तरफ बढ़ते किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी के फव्वारे प्रदर्शनकारियों पर छोड़ दिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और किसान अपनी मांगों के लिए सचिवालय गेट पर बैठ गए। भाई या तो वो अपनी हमारी मांग पूरी करेगा, नहीं करेगा तो भैया कितना लंबा टाइम बैठना पड़ जाए, हम बैठने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कल देर शाम से किसानों का धरना जारी है। किसानों के लिए लंगर भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मांगे न मानी गई तो धरना लंबा खींच सकता है। महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। किसानों के आंदोलन का असर अब हाईवे पर दिखने लगा है। हरियाणा के जींद में किसानों ने करनाल में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जींद रोहतक दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। जींद में पहले से ही कई मुख्य मार्ग जाम हैं, यानी साफ है कि अब किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली बॉर्डर से हरियाणा शिफ्ट हो गया है। मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, करनाल आज तक। 2 दिन के बाद शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों को आगाह किया कि भीड़भाड़ ना करें। जब भी लोग भीड़ में जाएं तो संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। राजेश टोपे ने गणेश मंडलों से भी कहा कि वहां भीड़ न लगने दें और कोविड के गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। महाराष्ट्र में 10 सितंबर से 10 दिन चलने वाला गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। मुंबई में केस बढ़ रहे हैं। पूरे अगस्त में मुंबई में जितने केस आए उसके करीब 1/3 केस सितंबर के पहले 5 दिन में आ गए। अब मुंबई महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 5 जिलों में शामिल हो गया है। मुंबई में कोरोना के मामलों की वजह से सील हुई बिल्डिंग्स की संख्या भी 44 जा पहुंची है, जो अगस्त में 20 थी। डबलिंग रेट भी 1290 हो गया है, जो 2000 दिन तक पहुंच गया था, पर लोग फिर भी नहीं मान रहे। बाजारों में खूब भीड़ है। बीएमसी और मुंबई की मेयर ने इस बात पर इशारा किया है कि मुंबई में
थर्ड वेव आने वाली है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? अगर दादर और मुंबई के बाकी इलाकों में, मुंबई के आसपास के बाकी जो इलाके हैं, थाने, वहां पर मार्केट में अगर आप गर्दी देखें तो आने वाले त्योहारों के शॉपिंग के लिए जो गर्दी यहाँ जम रही है उसका साफ तौर पर ये दृश्य सबूत है। इस वक्त हम मुंबई के दादर मार्केट में हैं और यहाँ के दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि शॉपिंग करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई हुई है और एक छोटी गली है, वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं और उधर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि मुंबई में जो केसेस बढ़ रहे हैं, कल के दिन 5 डेथ कोविड से रिकॉर्ड की गई और आने वाले समय में ये केसेस बढ़कर एक थर्ड वेव का रूप ले सकते हैं। वो शायद इसीलिए कि लोग जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटते हैं बाहर आएंगे, गर्दी होगी और उससे स्प्रेड और वेव का खतरा और बढ़ता जाएगा। गणेशोत्सव के दौरान संक्रमण को काबू में करने के लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने, मास्क न लगाने वालों पर फाइन लगाने के लिए पब्लिक प्लेस पर ज्यादा मार्शल तैनात करने और जंबो कोविड केयर सेंटरों को खुले रखने का फैसला किया है। सर्वच गणेश भक्त निश्चित प्रकारे खूप आनंदाने हा सगळा सोहळा साजरा करतात। या कामासाठी माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत। परंतु शासनाच्या ज्या काही कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दिल्या गेलेल्या निर्बंध आहेत किंवा सूचना आहेत, मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी या विचाराचं निश्चित प्रकारे पालन केलं पाहिजे किंवा या नियमांचं पालन केलं पाहिजे। निश्चित प्रकारे केंद्र सरकारने सुद्धा केरळला आणि महाराष्ट्राला याची जाणीव करून दिलेली आहे की गर्दी टाळलीच पाहिजे। त्यामुळे मोठी गर्दी जिथे होते या गोष्टी होऊ नयेत, हे सगळ्या मंडळांनी काळजी घेण्याची गरज आहे। मुंबई में 1 सितंबर से कोरोना के केस 400 से ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार को ही 400 से कम केस आए। रविवार को तो 496 केस आए थे। मुंबई के लिए अगले 15 दिन कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। बीएमसी का कहना है कि वो खुद को हर हालत के लिए तैयार कर रही है। दहिसर, मुलुंड और बीकेसी के कोविड केयर सेंटर खुले हैं, जबकि बाकी भी इस महीने के आखिर तक चालू हो जाएंगे। एक नक्कीच आहे की तिसऱ्या वेव्हचा जो अंदाज केंद्र सरकार लावतंय त्याच्यामध्ये खूप मोठी आकडा ते सांगतायत आणि त्यामुळे हे नक्कीच आहे की आपल्याला तो आकडा जर का खरंच अस्तित्वात आला तर नक्कीच आपल्याला ऑक्सिजनच्या कमतरता भासू शकते आणि म्हणूनच अतिशय लवकर म्हणजे 700 मेट्रिक टनच्या वर जर आपलं ऑक्सिजन कन्झम्पशन वाढलं तर आपण निर्बंध सुरू करू अशा पद्धतीचं नोटिफिकेशन आरोग्य विभागाने काढलेलं आहे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की करीबी निगाहें और इस बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात की है। ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद हो रही है और इस लिहाज से ये काफी अहम मुलाकात है। उम्मीद जताई जा रही कि विभिन्न द्विपक्षीय मसलों के साथ अफगानिस्तान पर भी चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मंजीत, डिटेल्स तो मीटिंग खत्म होने के बाद पता चलेगी, लेकिन अफगानिस्तान के अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस द्विपक्षीय बातचीत में? नेहा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। उसी बैठक के दौरान जो मुद्दे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए बैठक थी, लेकिन अभी क्योंकि अफगानिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर बातचीत का मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान भी है और अभी 11 बजे के आसपास दोनों एनएसए के बीच में मुलाकात हुई है। 2 दिन के दौरे पर है रूस के एनएसए भारत के यात्रा पर और उस दौरान अभी जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने, खासतौर से तालिबान ने नई सरकार का गठन कर लिया है, ऐसे में भारत और रूस की सीधी नजर अफगानिस्तान के मामलों पर है। भारत का काफी सामरिक एसेट वहां पर है जिनको लेकर आगे किस तरह की रणनीति बनानी होगी, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी मानी जा रही क्योंकि 24 अगस्त को ही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। किस तरीके की और चर्चा इस पूरी मुलाकात में हो सकती है, जरा ये भी जानकारी जल्दी से दे दीजिए। मुलाकात शुरू हो गई? देखिए, मुलाकात शुरू हो गई है। 11 बजे दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर रूसी एनएसए हैं और खासतौर से इस वक्त जो अफगानिस्तान के हालात हैं। और इस बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के भी कई उच्चाधिकारी इस दौरान भारत की यात्रा पर हैं, उनसे भी पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी अगर अफगानिस्तान के हालात को देखें तो रूस और अमेरिका और भारत तीनों की बहुत अहम भूमिका है। तालिबान की जो सरकार बनी है, जिस तरह से वहां पर सभी लोगों के नाम जारी हो गए हैं, उन सभी को लेकर खास आप नजर बनाए रखिएगा।
क्या खूब सरकार बनाई है तालिबानियों ने। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। वहीं अफगानिस्तान के गृह मंत्री पर $1 करोड़ का इनाम है। उनके रिश्ते उस अलकायदा से जग जाहिर हैं जिसने अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले करवाए थे। तिलमिला उठा है अमेरिका। 9/11 हमले से अलकायदा ने उसे जो हजारों जख्म दिए थे वो फिर से हरे हो गए हैं। 9/11 के इस हमले की 20वीं बरसी से 2 दिन पहले अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है उसके मुखिया और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों के तौर पर दर्ज है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के दुनिया के इन 2 कुख्यात चेहरों से आपका तारुफ करा देते हैं। मिलिए अफगानिस्तान के नए रईसुल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से। अमेरिका पर अलकायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान जनाब टॉप तालिबानी नेता थे। बतौर कमांडर इन्हीं की देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट हैं, क्योंकि कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ गए थे। गोली तक चल गई थी। कहा जा रहा था कि हक्कानी को हिब्तुल्ला अखुंदजादा मंजूर नहीं था। अब अखुंदजादा कहाँ है इसका अता पता ही नहीं है। वो जिंदा है या ISI ने उसे मार डाला ये तक पता नहीं, क्योंकि अब तक वो सामने नहीं आया। खैर, ये कहानी अलग है। अब जरा तालिबानी सरकार के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी पर गौर कीजिए। यह है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी यूएन की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इस पर $1 करोड़ का इनाम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू भी है, जिसे गृह मंत्री बनवाने के लिए ISI ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो अब FBI बधाई की हकदार है कि उसके मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकी अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। वही हक्कानी जिसने अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले करवाए, वही हक्कानी जिसके तार अलकायदा से जुड़े हैं, वही हक्कानी जिसके नेटवर्क पर ड्रग्स की खेती और कारोबार के आरोप हैं। और सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान में बचे उन लोगों को है जिन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने में अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका ने ऐसे लोगों का जो डेटाबेस बनाया था वो अब हक्कानी के हाथ लग जाएगा या लग चुका होगा, और अब समझ लीजिए कि वो उनके साथ क्या करेगा। तो एक बात साफ है कि शनिवार से ही काबुल में डेरा जमाए ISI चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सरकार बनवाने में कामयाब रहे और मुल्ला बरादर के दोहा गुट को हाशिए पर धकेल दिया। अब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद सरकार का आज पहला दिन है और उसके अजब गजब बयान सामने आने लगे हैं। पहला बयान तालिबानी शिक्षा मंत्री का आया है। उनका कहना है कि मंत्री बनने के लिए PhD छोड़िए, हाई स्कूल की डिग्री भी जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक बिना डिग्री के ही मुल्ला और तालिबानी सरकार में शामिल है और वो दुनिया में सबसे महान है। इधर काबुल में लोगों के प्रदर्शन से परेशान होकर तालिबानी हवाई फायरिंग कर रहा था। और उधर ISI के इशारे पर सरकार का खाका तैयार हो रहा था। एक से बढ़कर एक हीरे तलाश कर तालिबानी सरकार बनाई गई है।
कुल 33 रत्नों में से एक रत्न हैं तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाले तालिबानी शिक्षा मंत्री की अक्ल पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा है, ये उनके ताजा बयान से साफ हो जाता है। बकी ने फरमाया कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहते हैं, आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम हैं। वली द दिन په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی، هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی، هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और फिर इस तालिबानी सरकार से उम्मीद ही क्या करें, जिसके प्रधानमंत्री को ओहदा मिलते ही अलकायदा से बधाई मिलने लगती है। खबर है कि अखुंदजादा ने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, अलकायदा के टॉप आतंकी ऐमान अल जवाहरी ने ऑडियो संदेश जारी कर बधाई दी। बधाई बनती भी है, आखिरकार अखुंदजादा के नाम बामियान में दिखाई गई ये बहादुरी भी दर्ज है। पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, तब अखुंदजादा ही वो कमांडर थे जिनके नेतृत्व में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी। यही नहीं, दहशतगर्दी के लिए दी गई इनकी कुर्बानी भी अहले दर्जे की है। अखुंदजादा ने अपने बेटे को ही आत्मघाती हमलावर बना दिया था। तालिबान के एक प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का बेटा अब्दुल रहमान हेलमंद में आत्मघाती हमला करने के दौरान मारा गया था। यह हमला जुलाई 2017 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया गया था। देखिए, तालिबान ने जो अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस की है, ये एक तरीके से काफी शर्म की बात है विश्व समुदाय के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कंट्री जो ये विश्वास कर रहा था या करना चाह रहा था कि तालिबान 2.0 जो है वो अलग है तालिबान 2.1 से। उनकी मीडिया मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया होगा, वो बात अलग है, डिप्लोमेसी इंप्रूव हो गई होगी, बात अलग है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो ना सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके सिर पे बाउंटी है $5 मिलियन की, तो उस हालत में क्या ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या वो गवर्नमेंट बनेगी? बहरहाल अफगानिस्तान की नई आतंकी कैबिनेट पर एक नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्टेन कज़ई, संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। इसमें कट्टरपंथियों का बोलबाला है, जबकि नरम रुख रखने वालों को उनके नीचे जगह दी गई है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को लेकर पशुपेश में हैं। वहीं भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में मिले हैं। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर बातचीत की थी। मुल्ला हसन अखुंदजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी और इन पर वैश्विक आतंकी और मोस्ट वांटेड का तमगा। ये ठप्पा हटाना आसान नहीं। दरअसल यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल होते ही कोई भी आतंकी दुनिया के तमाम देशों में अपने आप प्रतिबंधित हो जाता है। भारत भी इस लिस्ट को मान्यता देता है। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के लिए तालिबान सरकार को मान्यता देना एक बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि कई देश अब ये देख रहे हैं कि तालिबान के साथ क्या करें। वहीं उन्होंने ये साफ कर दिया
कि अमेरिका के लिए तालिबानी सरकार को मान्यता देना दूर की बात है। यूएन ने भी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता देने के सवाल से पल्ला झाड़ लिया है। उसके प्रवक्ता ने साफ किया कि यूएन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक भारत की बात है तो दिल्ली में रूस और भारत के एनएसए की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों देशों ने अफगानिस्तान को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमति जताई है। दोनों देश अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद है कि तालिबान अपने वादों को पूरा करेगा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर दोनों देश नजर रखेंगे। दोनों देश भविष्य में आने वाले खतरों को लेकर एक दूसरे की मदद करेंगे। उधर पंजशीर में छिड़ी लड़ाई के बीच अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में नरसंहार करने वाली सरकार बनी है। उसने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पंजशीर घाटी में तालिबान की ओर से किए जा रहे कत्लेआम को रोके। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के 2 अहम चेहरों ने सबसे पहले कंधार में आज तक से बातचीत की थी। इन मंत्रियों ने हमारे संवाददाता अशरफ वानी से क्या कहा था, जरा सुनिए। از طرف ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، در وطن خود بیایند، بشینند، در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم. از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغانها خواهش ما این است که دیگر خود تکلیف ندهند. اسلامی افغانستان محترم مولا برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود. همچنانی که برادر ما فرمودند واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند.